एवरीवन, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का यहाँ पे स्टडी करने के लिए शुरुआत की थी, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, या हम जिसको शॉर्ट फॉर्म में MOA कहते हैं, उसकी हमने यहाँ पे मीनिंग, डेफिनेशंस और उसका फ्रेमिंग करने का जो एक कंसिडरेशन के फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स की स्टडी पिछले वीडियो में की है। अब आज के वीडियो में हम सबसे मेन फैक्टर जो होता है या फ्रेम करने के वक्त जो कंसिडरेशन किया है, तो वो कंसिडरेशन हम किन कंटेंट्स को बनाने के लिए कर रहे हैं, उन कंटेंट्स का आज यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं या स्टडी करने वाले हैं। मतलब आज के इस वीडियो में हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स का अध्ययन करेंगे और उस कंटेंट्स में अगर आपको अल्टरेशन करना है, अगर आपको कुछ बदलाव करने हैं, परिवर्तन करना है, तो क्या यहाँ पे प्रोविजंस है अल्टरेशन के लिए, या जो क्लॉज है, अब यहाँ पे जो MOA के कंटेंट्स होंगे वो वेरियस क्लॉज में डिवाइड किए गए हैं। मतलब अलग अलग वाक्य, जिसको मराठी या हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो मराठी और हिंदी के छात्रों के लिए मैं बता दूँ कि जिसको हम अंग्रेजी में क्लॉज कहते हैं उसको ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि मैंने यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कंटेंट है, जो फैक्टर्स रहने वाले हैं, उनको यहाँ लिख रखा है, तो ये जो कंटेंट्स है या ये जो फैक्टर्स है, ये अलग अलग कंटेंट्स या फैक्टर्स क्लॉज के नाम से पहचाने जाते हैं। जैसे फर्स्ट कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नेम क्लॉज। मतलब यहाँ पे हम अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको पार्षद सीमा नियम कहते हैं, तो अगर पार्षद सीमा नियम की बात करें तो उसके लिए, घटना पत्रक के लिए, हम यहाँ पे पहला जो वाक्य पढ़ने वाले हैं या फर्स्ट क्लॉज जो स्टडी करने वाले हैं वो है नेम क्लॉज। फिर अब ये जो कंटेंट है, ये है कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें सिक्वेंटली फर्स्ट पे आएगा नेम क्लॉज, फिर आएगा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या जिसको हम एड्रेस क्लॉज भी कह सकते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्ट क्लॉज, देन आएगा लायबिलिटी क्लॉज, फिर है कैपिटल क्लॉज, और उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, या जिसको एसोसिएशन क्लॉज भी कह के संबोधित करते हैं। अब यहाँ जो ये 6 अलग अलग क्लॉज लिखे हुए हैं, तो जो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फ्रेमिंग करने का पहला जो सबसे मेन इसेंशियल फैक्टर देखा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शुड बी इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और प्रिस्क्राइब्ड मैनर कौन कौन से हैं वो भी देखे थे। तो जो अलग अलग प्रिस्क्राइब्ड वे हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, जैसे टेबल A, टेबल B, टेबल C, टेबल D और टेबल E, जो शेड्यूल 1 के हिसाब से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिस पे बनाया जाता है, तो अलग अलग जो हमने यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड मैनर देखे हैं, या जिसको हम प्रोफॉर्मा भी कह सकते हैं, हमारी कॉमर्स की भाषा में हम नमूना के लिए प्रोफॉर्मा शब्द यूज करते हैं ना, तो वो भी प्रोफॉर्मा ही है। तो जो अलग अलग प्रोफॉर्मास है, तो ये जो यहाँ पे स्टैंडर्ड 6 क्लॉज लिखे हुए हैं, तो इन 6 भी क्लॉज का अंतर्भाव आपके टेबल A में होता है। मतलब जो टेबल A का हम, या टेबल A फॉर्म का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर बनाते हैं, तो वहां पे आपको सिक्वेंटली ये सभी क्लॉज देखने मिलेंगे। फिर अब कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि B, C, D और E में क्या ये नहीं होते? तो होते हैं बेशक, लेकिन जैसे जैसे अब यहाँ पे ये जो लायबिलिटी क्लॉज है, ये लायबिलिटी क्लॉज में चेंजेस थोड़े B, C, D और E में होते हैं, ये बाकी क्लॉज वहां भी हम दर्शाते हैं। इसीलिए मेनली मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर आप टेबल A का फॉर्म देखना चाहते हो कि कौन कौन से कंटेंट टेबल A के फॉर्म में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम देखेंगे या बनाते होंगे, तो ये उसका फाइनल आंसर होगा कि ये क्लॉज वहां पे होते हैं। अब इन क्लॉज को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ, क्योंकि अल्टरेशन की प्रक्रिया अगर हम बाद में पढ़े होते तो फिर से मुझे इतना आपको डबल रिकॉल करना पड़ता, इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क कर रही हूँ कि उसी वक्त हम उस क्लॉज को पढ़ेंगे, और साथ ही उसमें अल्टर करने की जो प्रोसीजर है, जो प्रोविजन है, मतलब यहाँ पे प्रावधान देखेंगे, प्रोसीजर हम नहीं देखने वाले, तो प्रोविजन क्या है अल्टरेशन का, वो हम उसके साथ ही पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे डुअल स्टडी हम करेंगे, फर्स्ट हम उस क्लॉज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके अल्टरेशन की प्रोसेस देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लॉज से, और हम आज क्या पढ़ रहे हैं? क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोविजन टू अल्टर इट, मतलब इनके बदलाव की हम यहाँ पे प्रक्रिया भी देखेंगे। तो पहला क्लॉज
नेम क्लॉज, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, नाम वाक्य। तो नाम वाक्य की अगर बात करें तो जो कंपनी है वो कंपनी अपने सदस्यों से एक भिन्न अपना एक परिचय रखती है, अपना एक एग्जिस्टेंस रखती है, वो एक स्पेशल एंटिटी है, मतलब उसके सदस्य या उसके मेंबर्स और कंपनी, इन दोनों का भी जो परिचय है, इन दोनों का भी जो एग्जिस्टेंस है, इन दोनों का भी जो अस्तित्व है वो एक दूसरे से अलग अलग है। तो जब एग्जिस्टेंस एक दूसरे से अलग है, मतलब स्पेशल एंटिटी है कंपनी एक, तो उसका एक नाम भी होना चाहिए और उसी नाम के आधार पे सभी काम किए जाएंगे। इसीलिए सबसे पहला क्लॉज माहिती दर्शक, जानकारी दर्शक, सूचना दर्शक वाक्य मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहला होता है नेम क्लॉज, जहां पे नाम दर्शक जानकारी दर्शाई जाती है। अब ये जो नेम क्लॉज है ये जो लिखते हैं तो इसमें भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आपके द्वारा रखा गया कंपनी का नाम किसी की भावनाओं को आहत ना करता होवे। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी का नाम होगा ये केंद्र सरकार, राज्य शासन या राज्य सरकार से निकटता दर्शाता हुआ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये हम बोल सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है, जो नामचीन कंपनी है, उनके ट्रेडमार्क से मिलता हुआ या उनके नाम से मिलता हुआ ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक हमारा जो कंपनी का नाम है वो अपना एक अपने आप में भिन्न होना चाहिए। ऐसा है कि यहाँ पे जब भी नेम क्लॉज बनाया जाता है तो हमने उसमें ध्यान में रखने वाली बातें होती है कि आप कंपनी का जब नाम रख रहे हो तो वो किसी भी पूर्व स्थापित कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अब नाम क्लॉज की बात करने के बाद या हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका कंपनी प्रकार कौन सा है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, साथ ही साथ अंशों से सीमित है, मतलब अगर वो शेयर से लिमिटेड है, मतलब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो आपको आपके नाम के अंत में, मतलब नेम क्लॉज में आपका नाम जो भी कंपनी का आप रखेंगे उसके लास्ट में आपको लिमिटेड शब्द दर्शाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, माने सार्वजनिक कंपनी, और सार्वजनिक कंपनी होने के साथ साथ वो अंशों से सीमित है, मतलब पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो एट दैट टाइम आपको आपके नाम के बाद या कंपनी के नाम के बाद लिमिटेड वर्ड वहां पे इसेंशियली मेंशन करना है, मैंडेटरीली लिखना है। उसके बाद अब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी है वो भी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो अपने जो कंपनी का नाम है उसके अंत में आपको प्राइवेट लिमिटेड मेंशन करना होता है और ये मैंडेटरीली आपको करना ही होता है। और अगर हम बात करें कि जो हमारा न्यू फॉर्म है 1% कंपनी, अगर ओपीसी है तो आपको आपके नाम के पीछे ओपीसी दर्शाना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि कंपनी का जो एक अलग टाइप है या कंपनी किस स्टैंडर्ड की है वो वहां पे शो करना होता है, और ये शो करने के लिए हम स्पेशली नेम क्लॉज का यूज करते हैं। नेम क्लॉज में आपके उस नाम के अंत में आने वाली एक जो वहां पे जैसे लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, ओपीसी है, इससे कंपनी के इसका भी पता चलता है। तो ये अब हमने यहाँ पे नेम क्लॉज के बारे में देखा। अब देखते हैं इसकी अल्टरेशन की प्रोसेस कि अगर इसमें परिवर्तन करना है, सबसे पहले तो आपको इन सभी क्लॉज को समझने से ये समझना है कि क्या ये जो अल्टरेशन हो रहा है ये हर क्लॉज के लिए संभव है। इनमें से कई क्लॉज ऐसे हो सकते हैं जो अल्टर नहीं किए जा सकते या जिनको अल्टर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सबसे पहले ये सवाल करते हैं कि क्या नेम क्लॉज अल्टर किया जा सकता है या इसके लिए अल्टरेशन की कोई प्रोविजन है। तो इसका जवाब है हाँ, बेशक नेम क्लॉज अल्टर किया जा सकता है। इसमें परिवर्तन करने में कोई भी ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। इसमें अल्टरेशन के कुछ एक खास ये बताए गए हैं प्रावधान कि कब कब अल्टर किया जा सकता है नेम क्लॉज। तो सबसे पहला है कि खुद की मर्जी से कंपनी जो चाहे, और कंपनी मतलब अब कंपनी के प्रवर्तक या मेंबर्स वहां पे आएंगे। तो जब कंपनी में सर्वसम्मति से वो नाम का बदलाव करने की बात की जा रही है तो ऐसे वक्त में मतलब खुद की चाह से, खुद की खुशी से कंपनी का नाम बदला जा सकता है, जिसको आप पहला प्रावधान वहां लिख सकते हो कि स्वयं के द्वारा। दूसरा प्रावधान क्या है फिर, तो दूसरा प्रावधान ये है कि अगर आपकी जो कंपनी है, मतलब जो आपके कंपनी का जो आपने नाम रखा है वो किसी एग्जिस्टेंस कंपनी, जो एग्जिस्टेड कंपनी है उसके ट्रेडमार्क से अगर मेल खाता है, ऐसा नजर आने के बाद केंद्र सरकार ने आपको आदेश किया है कि आप अपने नाम में बदलाव कीजिए, एट दैट टाइम आप अपने नाम में बदलाव कर सकते हैं, अल्टरेशन की प्रोसेस की जा सकती है।
उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे या थर्ड हम देखेंगे, मैंने कहा था 3 इसमें बदलाव किए जा सकते हैं, तो जो 3 इसमें हमें बदलाव करना है, उसका तीसरा बदलाव का प्रारूप क्या होगा कि अगर सार्वजनिक कंपनी बदल के निजी कंपनी बनना चाहती है, मतलब पब्लिक कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है प्राइवेट कंपनी में, या वाइस वर्सा प्राइवेट कंपनी बदल के वो पब्लिक कंपनी बनना चाहती है, तो एट दैट टाइम जो हम वहां पे लिखते हैं लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, तो इनसे वो नाम से कंपनी के प्रकार वहां पे शो होते हैं, तो ये हमें चेंजेस करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें ये चेंजेस के साथ साथ हम नाम का भी बदल वहां पे कर सकते हैं, नेम भी अल्टर कर सकते हैं। और ये जो चेंजेस का काम कर रहे हैं या फिर वो स्वयं द्वारा प्रस्ताव करके, मतलब कंपनी में स्वयं के द्वारा नाम चेंज किया जा रहा है, या जैसे अभी हमने देखा कि पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट कंपनी में, तो ऐसे परिस्थिति में वहां पे एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ती है। अब हम प्रोविजन पे मूव कर रहे हैं, तो वहां एक जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगी, और उस जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मतलब सामान्य सभा बुलाना पड़ेगी, और उसमें विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रिजोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। आप सभी जानते होंगे कि विशेष प्रस्ताव पारित कैसे होता है या स्पेशल रिजोल्यूशन पास कैसे होता है, बट फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितने भी उस मीटिंग में सदस्य आए हुए हैं, उनमें से अगर 75% या 75% लोग, या जिसको हम 75% लोगों का बहुमत, क्या बहुमत जिस भी और जाएगा, फिर जैसे अब हमें नाम बदलना है, तो नाम बदलने के लिए 75% से ज्यादा लोगों ने अपनी स्वीकृति अगर दी है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ है या विशेष प्रस्ताव पारित किया गया है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि 3/4 यहाँ पे मेंबर्स राजी होना चाहिए, तो इसे कहा जाता है विशेष प्रस्ताव पारित करना। तो एक जनरल मीटिंग बुलानी है, अरेंज करनी है, उस जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, और उसके बाद नेम क्लॉज अल्टर किया जा सकता है। तो ये था पहला क्लॉज। उसके बाद अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्लॉज पे, जो है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, या जिसको हम एड्रेस क्लॉज भी कहते हैं। और हिंदी और मराठी के छात्रों को भी साथ साथ में बता रही हूँ कि नाम वाक्य कहते हैं इसको हिंदी या मराठी में, तो इसको क्या कहेंगे, स्थान वाक्य, ठीक है। जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या एड्रेस क्लॉज को हिंदी या मराठी में कहा जाता है स्थान वाक्य। तो अब स्थान वाक्य की बात करेंगे या एड्रेस क्लॉज की हम बात करेंगे, तो एड्रेस क्लॉज जो होता है ये आपको स्पेशली हमने जब पढ़ा है इनकॉर्पोरेशन की प्रोसेस में देखा हुआ है, या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की जो स्टेप्स देखी है उसमें देखा है कि जब हम इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं उसके 30 डेज, मतलब विद इन 30 डेज में हमें अपना जो रजिस्टर्ड ऑफिस का प्लेस होता है, वो रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार को वहां पे दर्शाना होता है। क्यों, मैंने कहा था, आपको बताया था कि करस्पॉन्डेंस के लिए स्पेशली हम वहां पे रजिस्टर्ड करते हैं अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। तो यहाँ पे जो अब हम देखेंगे करस्पॉन्डेंस के अलावा भी कई कारण होते हैं भाई, कि जिसके लिए हम रजिस्टर्ड अपना जो एड्रेस है वो देते हैं। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज क्या दर्शाता है, तो इससे कंपनी की राष्ट्रीयता मालूम चलती है। उसके बाद हम देखेंगे कि पत्र व्यवहार जो होता है, या जो जैसे नेशनलिटी पता चली, उसके बाद करस्पॉन्डेंस के लिए हम यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज यूज करते हैं। उसके बाद और एक उपयोग देखते हैं, या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का क्या मायना होता है वो देखेंगे। तो थर्ड यहाँ पे ये होता है कि अगर कंपनी किसी पे मुकदमा दायर करना चाहती है, मतलब केस डालना चाहती है, और कोई दूसरा कंपनी पे डालना चाहता है, तो किस राज्य के अंतर्गत, किस जुडिशियरी के एरिया में वो कंपनी आती है, वो भी आइडेंटिफाई करने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या एड्रेस क्लॉज बहुत उपयोग में लाया जाता है। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या एड्रेस क्लॉज की हमने पूरी जानकारी देखी कि क्यों वो बनाया गया, क्या होता है उसमें, ये हमने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड पता लिखा होगा। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि अल्टर करने की क्या प्रोसेस है, मतलब परिवर्तन की क्या प्रोविजन है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कंपनी जिस शहर में, मतलब कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जिस शहर में स्थित है, उसी शहर में एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो रही है,
मान के चलिए कि मतलब अब हमारे वर्धा का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो वर्धा में अगर कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो जमनालाल बजाज मार्ग पे है अभी स्थित, लेकिन वहां से बदल के अगर वो नागपुर रोड पे जाना चाहता है, नागपुर रोड के एक आधे कॉम्प्लेक्स में उन्होंने ऑफिस वहां पे शिफ्ट करने का किया है, तो ऐसे परिस्थिति में जो सिटी है, जो शहर है, वो जो नगर है वो एक ही है। तो इसमें मतलब यहाँ पे ना सामान्य सभा बुलाने की जरूरत है, ना विशेष प्रस्ताव की जरूरत है। यहाँ पे हम मतलब इस अल्टरेशन के लिए या इस परिवर्तन के लिए कोई भी खास ऐसा मतलब जिसको हम बोलते हैं कोई चीज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अब दो चीजें हैं कि जैसे नागपुर में रजिस्टर्ड ऑफिस है, नागपुर से अब शिफ्ट हो रहा है वर्धा में, तो अगर नागपुर से वर्धा में आ रहा है तो कंडीशन क्या है, सेम स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट यहाँ पे जो ये हो रहा है ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा हम इसको ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, ट्रांसफरिकेशन कह सकते हैं, हस्तांतरण हो रहा है, मतलब एक जगह से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे जगह पर। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर भले ही एक राज्य में है लेकिन दूसरे जगह पे हुआ है, करस्पॉन्डेंस अब टोटली चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो पहले नागपुर के लिए पत्र व्यवहार होता था अब वो लोगों को वर्धा में करना पड़ेगा, या जो भी जानकारी है वो अब वर्धा में भेजनी पड़ेगी। तो इसके लिए अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन में हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपना जो नया पता है वो अब यहाँ निर्देशित करना पड़ता है। तीसरी जो टर्म है वो क्या है, अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, मतलब महाराष्ट्र से अब आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर तेलंगाना में करने का डिसाइड कर लिया है, मतलब राज्य ही बदल गया है आपका, तो सेम प्रक्रिया यहाँ भी आपको एक जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और फिर आप ये कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज हो चुका है, ऐसा आप फिर चेंज हो गया है, तो अब वो कहाँ दर्शाएंगे आप, आपके रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में वो शो होगा। मतलब आपने आपका MOA अल्टर किया है, या MOA के अंतर्गत आपने एड्रेस क्लॉज अल्टर किया है, जिसमें आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो था उसका पता या एड्रेस जो है वो चेंज हुआ है। और ये जो दो बात की जो मैंने कंडीशंस बताई, इसमें आपको रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जो पहली प्रोसेस है उसमें कोई भी मीटिंग शीटिंग बुलाने की जरूरत नहीं है। तो अब सेकेंड क्लॉज भी हमने देख लिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ली और अल्टरेशन की प्रोविजन भी देखी। अब मूव करते हैं थर्ड क्लॉज पे जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज ए कोर क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो है ये सार वाक्य है। मराठी और हिंदी के छात्र कोर क्लॉज को क्या कहते हैं, सार वाक्य। इन सभी वाक्यों में सबसे महत्वपूर्ण, या जिसको मैं अगर जैसे मैं जब छात्र जीवन में थी तो ऐसी जो महत्व की चीजें होती थी उसको मैं स्टार मार्क देती थी, तो और स्पेशली क्या दिया करती थी, ऐसे 5 स्टार, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे पट से देखते से शो हो जाता था। तो ऐसे ही अभी ये जो है ऑब्जेक्ट क्लॉज, ये 5 स्टार क्लॉज है। मतलब इसको मैं ये बोल सकती हूँ कि ये कोर क्लॉज है, सार वाक्य, इन सभी वाक्यों का आत्मा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जान है। तो अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज इज ए कोर क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ तक का आप जान गए। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कोर क्लॉज क्यों है। तो इसमें स्पेशली जिन ऑब्जेक्ट्स को आपने सेंटर में रखा हुआ है, केंद्र स्थान में रखा हुआ है, और उसके आधार पे कंपनी का निर्माण हुआ है, तो वहां वो जो ऑब्जेक्ट्स है वो इस वाक्य में दर्शाए जाते हैं। मतलब आपके कंपनी की कार्य प्रणाली, आपके कंपनी का पूरा इर्द गिर्द घूमने वाला जो एक ऑब्जेक्ट है और उसके इर्द गिर्द कंपनी की कार्य प्रणाली घूमेगी, तो वो सभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाक्य में या ऑब्जेक्ट क्लॉज में, जिसको हिंदी या मराठी में क्या कहेंगे, उद्देश्य वाक्य, उद्देश्य वाक्य में दर्शाया हुआ होता है। तो ये सार वाक्य भी है। आप जब भी इसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो लिखिए वहां की ये कौन सा वाक्य है, सार वाक्य है, या इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे कोर क्लॉज है। अब इसकी जानकारी, इसकी महत्व जो है वो इतना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कंपनी की पूरी हमें उद्देश्य वहां पे दर्शाने पड़ते हैं, कंपनी का पूरा क्या हमने माइंड में रख के इस कंपनी का निर्माण किया है वो यहाँ होता है। लेकिन अब इसमें अल्टर करना है तो क्या हम कर सकते हैं, जैसे इन दोनों में अल्टर करना था, ये तो इजीली अल्टर था, अल्टरेबल था, नेम क्लॉज, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी हम यहाँ पे इसमें एक था जो इजीली हम अल्टर कर सकते थे एक कंडीशन में, और 2 कंडीशन में हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना था। तो क्या ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी
बदलाव किए जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर जैसे देखिए कि तत्कालीन मतलब जब कंपनी का निर्माण हुआ होगा तो उस समय जो हमारे ऑब्जेक्ट्स थे वो उस समय के लिए बहुत सटीक थे, उस समय के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। लेकिन आज अगर हमें, और आप देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में नित नए बदलाव हो रहे हैं, हर एक दिन बदलाव हो रहा है, हर एक दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो ये जो चेंजेस का ये है, और इस चेंजेस के दौर में अगर हमें इस कंपटीशन के वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो इस समय हमें हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी अल्टर करना पड़ सकता है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो इस समय बिना किसी दिक्कत के कंपनी का एग्जिस्टेंस ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्ट क्लॉज भी अल्टर किया जा सकता है, उसमें अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद जो चौथा यहाँ पे क्लॉज देखेंगे वो है लायबिलिटी क्लॉज, या जिसको मराठी या हिंदी में हम कहेंगे दायित्व वाक्य। तो लायबिलिटी क्लॉज की अगर बात करें तो ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये किसके नजर से महत्वपूर्ण है? तो ये जो अंशधारी है, ये जो शेयर होल्डर्स है, ये जो हमारे अंशधारक है ना, भागधारक है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लॉज होता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो क्लॉज है ये फाइनेंशियल लायबिलिटी शो करता है शेयर होल्डर्स की। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी कैसे शो करेगा? तो इसमें मैं बता दूं कि अगर आपकी कंपनी अंशों द्वारा सीमित है, मतलब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो आपका क्लॉज शो कर रहा है कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ शेयर के फेस वैल्यू तक का, मतलब वहां पे वो लायबल है। फेस वैल्यू की रकम अगर उन्होंने पे कर दी है, फेस वैल्यू की अमाउंट अगर पे कर दी है शेयर होल्डर ने, तो उसके बाद उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं बचती। अगर हम ये बात करें कि गारंटी द्वारा लिमिटेड, गारंटी द्वारा सीमित, या जिसको हम लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी कहते हैं, अगर ऐसा कंपनी फॉर्म है तो ये आपका लायबिलिटी क्लॉज शो करता है शेयर होल्डर्स के लिए कि आपने जितने पैसों की समापन के वक्त यानी कि लिक्विडेशन के वक्त आपने जितने पैसे अदा करने के या देने की कबूली दी है, आप उतने ही पैसों को देने के लिए यहाँ पे लायबल हो। ये आपकी लायबिलिटी क्लॉज शो करता है या दायित्व वाक्य दर्शाता है। इसीलिए ये शेयर होल्डर्स के लिए अत्यावश्यक वाक्य है, क्योंकि इससे क्या शो होती है? उनकी फाइनेंशियल लायबिलिटी शो होती है, उनका जो आर्थिक दायित्व है कंपनी के प्रति वो यहाँ पे शो होता है। और इसमें अगर हमें अल्टरेशन करना है तो इसके जो अल्टरेशन का जो प्रोसेस होता है, वो अल्टरेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो जो दायित्व वाक्य है इसमें अल्टरेशन अगर करना है तो यहाँ पे जो कंपनी का हर एक शेयर होल्डर है, देखो क्या कहा मैंने, हर एक शेयर होल्डर से रिटर्न कंसेंट लेना पड़ता है, लिखित सम्मति लेनी पड़ती है, और तभी अल्टरेशन संभव होता है। और ये जो लिखित सम्मति देने वाला पोर्शन है, मैटर है, प्रक्रिया है, ये लगभग असंभव मानी जाती है। मतलब रिटर्न कंसेंट हर एक शेयर होल्डर आपको देगा, क्योंकि यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि पहले अगर आपका दायित्व केवल शेयर होल्डर मतलब शेयर की फेस वैल्यू तक का सीमित था, या अब वो सीमित से आपका दायित्व असीमित करना चाहती है कंपनी, तो यहाँ तो आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ आपकी असीमित दायित्व का महत्व आप जानते हो, आप जानकारी उसके बारे में कि यहाँ जहाँ आप सिर्फ एक फेस वैल्यू अगर हम 100 रुपीज है, तो आप अगर 100 रुपीज तक का पहले लायबल थे, पहले आप दायित्व के लिए आप जिम्मेदार थे, तो अब 100 से जाके आप अनलिमिटेड के लिए अगर देंगे तो कोई शेयर होल्डर राजी होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए ये लगभग इम्पॉसिबल या जिसको हम असंभव कहते हैं, ऐसे प्रकार का परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि रिटर्न कंसेंट हर एक शेयर होल्डर से लेना असंभव होता है। तो ये है लायबिलिटी क्लॉज। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल क्लॉज। अब कैपिटल क्लॉज है जिसको हम पूंजी वाक्य या मराठी में भांडवल वाक्य भी कहते हैं, तो इसके बारे में अगर जानकारी लेते हैं तो कैपिटल क्लॉज में आपकी जो अधिकृत पूंजी होती है, जिसको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कहते हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होता है, जब कंपनी का मतलब हमने इनकॉर्पोरेशन किया है उस समय जो आपने जानकारी दिखाई है वो वहां पे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के रूप में दिखती है। लेकिन जब ये अल्टरेशन हम क्यों करेंगे, इसमें बदलाव कब होगा भी? तो ये जो बदलाव की प्रक्रिया है, एक तो आप अपने जो अंशों का रूपांतरण है वो स्कंध में करना चाहते हो, मतलब शेयर कन्वर्ट करना चाहते हो स्टॉक में, या जिसको हम बोल सकते हैं कि वैल्यू का मतलब, या जिसको हम बोलेंगे कि कम और ज्यादा वैल्यू वाले शेयर्स को मर्ज करना चाहते हो, तो इन सभी प्रक्रियाओं में कैपिटल क्लॉज
अल्टर किया जा सकता है। और इन सभी प्रक्रियाओं को अल्टर करने के लिए या इन सभी बातों को देखने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि जब हमें मतलब कंपनी को या कंपनी के अंतर्गत जो अंश पूंजी है, शेयर कैपिटल है, उसे अगर कम करना है या उसका पुनर्संगठन करना है, तो उस समय रिकंस्ट्रक्शन अगर करना है तो विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ता है, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। और ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके सिर्फ नहीं चलता, तो ये ऐसा आप कर सकते हो, ये आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए। मतलब आपका जो लायबिलिटी क्लॉज है ये इजीली कन्वर्टेबल तभी है या इजीली अल्टरेबल तभी है जब वैसी प्रोविजन आपने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर नियम में कर रखी होगी, और अगर तब कर रखी है तो ही ये संभव है। तभी आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस, अपने अंश पूंजी को कम करने की प्रोसेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखेंगे कि अंशों का अगर अधिक राशि या कम राशि में आपको एकत्रीकरण करना है तो उसके लिए भी आपका वैसा जो फॉर्म है जिसको मैंने मर्ज करना है, इसके पहले ये प्रोसेस बताई है। तो ये जो मर्ज करने वाली प्रोसेस है, ये मर्ज करने वाले प्रोसेस के लिए आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या पार्षद अंतर नियम में वैसी जानकारी होनी चाहिए। तो ये था हमारा कैपिटल क्लॉज। उसके बाद हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज। अब इसको भी मराठी या हिंदी में क्या कहते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको कहते हैं संघ वाक्य। ये था नाम वाक्य, फिर ये स्थान वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य, और ये जो था ये पूंजी वाक्य, ये दायित्व वाक्य, ये उद्देश्य वाक्य, और ये जो है ये संघ वाक्य है। तो संघ वाक्य में क्या होगा, या इसको हस्ताक्षर वाक्य भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन क्लॉज को संघ वाक्य या हस्ताक्षर वाक्य, मराठी और हिंदी के छात्र याद रखिए, संघ या हस्ताक्षर वाक्य कहते हैं। तो ये जो होता है इसमें क्या दर्शाया जाता है, तो इसमें जब आपकी कंपनी, मतलब हम एक प्रस्तावित कंपनी से कंपनी में जब तब्दील हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे, परिवर्तित हो रहे थे, उस समय जब जिन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिन लोगों ने एज ए सब्सक्राइबर बोल के साइन की है, उन लोगों का नाम, उनका पूरा नाम, उनका पता, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी नेशनैलिटी, उनकी सभी जानकारी यहाँ इस क्लॉज में दर्शाई जाती है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज में। तो फिर अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 लोग एज ए सब्सक्राइबर वहां पे साइन करेंगे, और पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 लोग वहां पे या 7 पीपल्स वहां पे साइन करेंगे। ओपीसी है तो एक बंदा वहां साइन करेगा। तो ये जो साइन किए हुए लोग हैं उनके बारे में यहाँ जानकारी होती है। तो ये उस समय के जो लोग हैं उनके नाम क्यों हटाएगा कोई, तो इसीलिए ये जो क्लॉज है ये इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, मतलब ये अल्टरेबल क्लॉज नहीं है। अब यहाँ हमने जितने मैंने 6 क्लॉज लिखे थे सबकी आपको जानकारी दी, और प्रोविजन टू अल्टर इट वो भी हमने देख लिया है। अब एक बार रिकॉल करते हैं कि नेम क्लॉज में इजीली अल्टर किया जा सकता है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड या ऑफिस क्लॉज है इसमें भी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज भी अल्टरेबल है। लायबिलिटी क्लॉज जो होता है ये हाईली इम्पॉसिबल माना गया है। कैपिटल क्लॉज में भी अल्टर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कुछ कंटेंट का यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज या जिसको हम एसोसिएशन क्लॉज कहते हैं ये इम्पॉसिबल है अल्टर करना, ये यहाँ पे आपको समझना है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या जिसको हम क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी कहते हैं, और साथ ही साथ प्रोविजन इन्हें अल्टर करने की समझाने की कोशिश की है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। शुक्रिया।